चला जाएगा। आप मुझे बताइए 280 बिलियन में से क्या इस्तेमाल होगा, क्या खर्च होगा? अगर आप इसको गुज़िश्ता साल का देखें तो गुज़िश्ता साल ये रकम 270 बिलियन की थी, उसको कटेल करके 140 बिलियन कर दिया गया। क्यों? कट लगा सिर्फ पब्लिक सेक्टर के ऊपर। जब पब्लिक सेक्टर पर ये सूरत हाल होगी तो अल्टीमेटली कहाँ जाके सूरत हाल ठहरेगी? अनएम्प्लॉयमेंट। जब अनएम्प्लॉयमेंट होगी तो लोगों के पास ऑप्शन क्या है? जब वसाइल्स आपने सारे दरवाजे रोक दिए हैं कानूनी तौर पर एक नौजवान को एक प्रोडक्टिव एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने के, तो मजबूरी में वो क्या करेगा? दूसरा इसका भयानक पहलू आप देखें कि उसके पास वो गन भी ओरिजिनल नहीं थी। क्या मतलब था कि इतनी तो अफोर्ड नहीं कर सकता था कि गन ओरिजिनल ले, ताकि अगर इन केस कभी उस पर हमला होता है तो अपनी जान तो बचाकर भागे वहाँ से। वो भी उसके पास नकली थी। इसका मतलब है कि तो इतना मजबूर था, और एक मजबूर आदमी को 6 आदमियों ने घेरे में लिया हुआ है और उस वक्त गनी थान के सीधा सीधा फायर करके आप वही खत्म कर देते। मतलब ये हद है उस कोई भयानक सूरत हाल की जहां आप समझते हैं कि शायद हमसे कोई पूछने वाला नहीं है। इसका दूसरा अकाउंटेबिलिटी है ना, इसको और आगे बढ़ाऊंगा। मैं तारिक को भी इस गुफ्तगू में शरीक कर लूँ। आप साफ़ी हैं। अब एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम सहाफ़त में खुसूसन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे मुस्तकिल ये आता है कि ये सेंसेशन फैलाते हैं, ये कहीं से इस किस्म की फुटेजेस ले आते हैं, उसको एक्सप्लॉइट करते हैं, उसको सेंसेशनलाइज करते हैं, उसमें सनसनी खेजी डालते हैं। अब ये जो कल की फुटेज हमने देखी है इसमें क्या सनसनी खेजी थी मियाँ साहब? और नज़ला मेरी इत्तलात के मुताबिक मीडिया पे भी गिर रहा है जिन अरबाब का, और यकीनन आपने भी स्टोरी पे बहुत वर्क किया है और आपने खासा कुछ आपके पास डिटेल्स हैं, क्या कहेंगे? नहीं, मीडिया का तो इतना कोई खास कसूर नहीं। मीडिया का सिर्फ ये कसूर है कि वो अवाम को शऊर दे रहा है। मीडिया जो है अवाम को इंफॉर्मेशन दे रहा है। मीडिया जो है वो हकायक जो है वो दिखाने की कोशिश करता है। अब हमारे यहाँ कुछ लोगों को हकायक या सच देखना या अपनी शक्ल देखना बहुत बुरी लगती है, क्योंकि जब हकायक दिखाते जाते हैं उसमें उनके भयानक चेहरे नजर आते हैं तो वो बहुत सारे लोगों को बहुत बुरे लगते हैं। जहां तक कल के वाकये का और कल की फुटेज का ताल्लुक है तो फुटेज में तो कोई सेंसेशन नहीं है। एक चीज है, मैं उस बंदे को सलाम करता हूं कि जिसने इस वाकया देखा और बगैर किसी हेजिटेशन के वो इस पूरे वाकये को शूट करता रहा। नो डाउट आवाज टीवी का वो कैमरामैन सलाम जो है उसने जो काम किया है, धमकियां आ रही हैं, पता नहीं नंबरों से आज के अखबार में धमकियां, उसको थ्रेटिंग कॉल्स तो बहुत, जब ये फुटेज चली है उसके फौरन बाद ही आना शुरू हो गई थी। हालांकि वो इतना घबराया हुआ था इस वाकये को देख के कि उसने जब फुटेज बनाई है तो उसने उस वक्त नहीं दी, उसने आके आराम से अपना बाकी काम कंप्लीट किया। वो जो रोड शो कर रहा था वो वापस करके आके उसने फिर वापस अपने जब स्टूडियो में बताया, लोगों को अपने सीनियर्स को बताया तो उन्होंने कहा जी इसको देखते हैं। और फिर उसके बाद जब ये खबर ब्रेक हुई कि जी वो सहाफी का एक भाई है जो मरने वाला सरफराज है, वो भी एक सहाफी सालिक शाह साहब है, उनका छोटा भाई है। तो उसके बाद जब पूरा मीडिया एज जर्नलिस्ट बरादरी जो है हमारी सारी सहाफी बरादरी जो है, अभी हमने सलीम शहजाद का एक सानहा भुगता है जिसको देखा है कि वो एक बेगुनाह शख्स, ठीक है, और उसकी स्टोरीज से बहुत सारे इदारों को, बहुत सारे लोगों को तकलीफ होती होगी, इंटरनेशनल भी आलमी सतह पे भी बहुत सारे लोगों को तकलीफ होती है, लेकिन बात यह है कि वो बंदा सच तो दिखा रहा है। और अब कल के वाकये के बाद तो मैं जिस तरह प्रोग्राम से पहले आपसे डिस्कस हुआ कि अब डर लगने लग गया है कि पहले तो सिर्फ टारगेट किलर्स का था, अब ये डर लगता है कि किसी सिक्योरिटी एजेंसी वाले ने रोका तो उसने तो पूछना भी नहीं कि कार्ड दिखाओ, उसने तो डाकू बना के मार देना। तो ये घर से जब निकलते हैं और उसके बाद घर वापसी तक के लिए एक बड़ा हॉरिबल सा एक सिचुएशन क्रिएट हो गई है। इस स्टोरी का, इस वाकये का जहां तक ताल्लुक है, जो वाकया इस वक्त पूरे मीडिया ने, इवन मुझे जो उसका सेट एक नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू आपको बताऊं कि आलमी मीडिया इस स्टोरी को अगेंस्ट पाकिस्तान इंसानी हकूक के तौर पे, यानी एएफपी राइटर्स और जितने भी इंटरनेशनल न्यूज़पेपर आज सुबह नेट पे देखे, ह्यूमन राइट वॉच ने जो है वो पाकिस्तान का इमेज जो है इतना नेगेटिव हो रहा है, उसको डेवलप किया जा रहा है, बाहर पोर्ट्रे किया जा रहा है कि क्या हम ये कर रहे हैं अपने मुल्क में कि एक बेगुनाह जिसके पास प्लास्टिक की गन थी। और मजे की बात नहीं, वो तो गिव अप कर गया, हमने जो वो गिव अप हो गया, लेकिन गिव अप कर गया था तो उसको वजह गिरफ्तार करके उसको जो भी एक कोर्ट प्रोसीजर। एक चीज आपने देखी होगी कि इस पूरे वाकये के पीछे एक बैकग्राउंड है और उस बैकग्राउंड में जो लोग हैं उनको अभी भी बचाने की कोशिश बिल्कुल मैं उसी पे आऊंगा बैकग्राउंड पे, क्योंकि आपने इन्वेस्टिगेटिव बात की। एक कॉलर है लाइन पे, उनको भी जरा शरीक गुफ्तगू कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन साहब और कहां से? सलीम बात कर रहा हूँ मलिर से। जी 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 सलीम साहब फरमाइए। हाँ जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि सहाफियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। जी जी, इस बारे में भी आप बातचीत करेंगे?
ठीक ठीक, थैंक यू वेरी मच सलीम साहब, बहुत शुक्रिया कॉल करने का, वाकई आपका कंसर्न है। और वही जो अभी हम बात कर रहे थे कि साफियों को भी, क्योंकि वो टारगेट किलिंग और ये सब तो होता ही है, लेकिन अब अपनी सिक्योरिटी एजेंसी से भी अगर डर लगने लगे, हालांकि जहन में तो ये तस्वुर आना चाहिए कि ये हमारी हिफाजत के लिए हमारे अपने हैं। अच्छा, अब ये जो एक ऑटोक्रेटिक सा माइंड सेट हो गया, आपने जैसे ये कहा, जहाँ बात खत्म हुई थी कि वो अब चूंकि चेक एंड बैलेंस का गालिबन कोई एहसास नहीं है या कोई इस तरह की ऐसी सिचुएशन अब आ गई है, इट इज टू बी और नॉट टू बी वाली सिचुएशन है कि हु ओन्स व्हाट, यानी सॉवरेंटी की बात बड़ी करते हैं। और आपके घर में अगर ट्रेनिंग कैंप्स हों, आपके यहाँ से ओसामा बिन लादेन पकड़ा जाए, मतलब देखिए कौन सा एस्पेक्ट हम लें जहाँ से हम ये देखें कि एक मॉडर्न स्टेट की डेफिनेशन में हमारी स्टेट कहाँ फिट होती है। डॉक्टर साहब कहाँ फिट होती है? एक ब्रेक पे जाना है, इसलिए मैंने कहा कि जरा आपको भी। मेरा ख्याल है हम जब ये रियासत बना रहे थे उस वक्त शायद हम रियासत की वो तमाम जो लवाजमात थे उनको पूरा करने के काबिल नहीं थे, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री में रियासत की तारीफ जो है वो कभी मज़हब के साथ लिंक नहीं होती, मज़हब का कोई करना इसमें शामिल नहीं होता। तो मेरा ख्याल है हमने वो लवाजमात शामिल नहीं किए थे, उन्हीं कंट्राडिक्शंस को आज तक हम अपने साथ लेकर चल रहे हैं। शायद वो वही कंट्राडिक्शन जहाँ पर हमारे नेशनलहुड का कॉन्सेप्ट और जहाँ पर मज़हब को रियासत में शामिल करने के जो उलझने हैं, शायद उनसे हम अभी तक जान नहीं छुड़ा सक रहे। जी डॉक्टर साहब, ब्रेक पे जा रहा हूँ, मगर हाँ, इस पे मैं ये कहूँगा कि हर रियासत के अपने डायनेमिक्स होते हैं। डॉक्टर साहब की बात को सराहते हुए, मगर बात यह है कि इजराइल की भी एक स्टेट बनी थी और वो स्टेट भी उस डायनेमिक्स के साथ नहीं है जो पिछले हजारों सालों से स्टेट है। मतलब पाकिस्तान से उसकी मुमासलत काफी की जा सकती है, वो भी उन्होंने भी 2 दिन पहले सीरिया के बॉर्डर पर इसी तरह 12 अफराद को कत्ल किया। देखिए वहां पे उन्होंने कत्ल किया। हमारे सामने जो साबरा शतीला के वाकयात बिल्कुल मसला ये है कि मसला पहल मैं इजराइल की एज ए स्टेट बात करूंगा। अगर विद इन द स्टेट 48 में भी जंग होती है, स्टेट अमल में आती है, स्टेट बन जाती है, मगर क्या फौजी डिक्टेटर काबिज होता है? For themselves, for their own people democracy, यानी they represent the democratic state। अब ये दूसरी बहस है कि वो स्टेट क्यों बनी, नहीं बननी चाहिए थी, क्या थी, और वो साबरा शतीला क्या कर रहा है और ये क्या कर रहे हैं, उसका स्टेट की डायनेमिक्स से कोई मतलब जमहूरियत है। यानी वो आज नेतन्याहू की जो उसने ज्वाइंट सेशन को यूनाइटेड स्टेट में तकरीर की है, वो अगर आपकी ये बात है। लेकिन एक चीज आपको बता दूं कि इजराइल का ही प्रेसिडेंट जो है वो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में भी जाता है। क्या आपका प्रेसिडेंट पाकिस्तान में हो सकता है? ऐसा नहीं है। जब तक हमें जमहूरियत रहेगी, हमारे यहाँ जब तक ये नहीं, हमारे यहाँ जमहूरियत में भी जी हमारा प्रेसिडेंट नहीं जा सकता। प्रेसिडेंट तो बहुत दूर की बात है, उसका कोई चेला भी नहीं, उसको भी नहीं रोक सकते आप। असल में उसको भी एक ब्रेक पे चला जाऊं, पहले एक ब्रेक पे जाता हूँ, बिल्कुल मुख्तसर ब्रेक है। ब्रेक से वापस आके इस गुफ्तगू को कंटिन्यू करते हैं। ख़वातीन हज़रात, एक ये दिलचस्प गुफ्तगू जारी है, कहीं जाइएगा मत, एक छोटे से ब्रेक के बाद आ रहा हूँ।